स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 संज्ञा, जिसमें हम संज्ञा की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज करते हैं हम उनके प्रश्न उत्तर। तो क्वेश्चन है बेटा हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कुल कितने भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, गरिमा, दिल्ली आदि। फिर पूछा है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उदाहरण सही कि व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा राम, गंगा। जातिवाचक का हो गया आदमी और शेर। और भाववाचक का संज्ञा का उदाहरण हो गया बचपन और बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में क्या अंतर है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, राम आदि। कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का, विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आदमी, शेर। तो जातिवाचक में क्या हो गया कि जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों का, वस्तुओं का या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आदमी, शेर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे शब्दों, संज्ञा शब्दों को सही शीर्षक वाले बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को आपको यहाँ पर 5 बॉक्स, यानी जो संज्ञा के 5 भेद बताए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इनके अंदर आपको लिखना है। तो सबसे पहला था हमारा लाल किला। लाल किला किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। सेकंड, शहर। शहर किस में आएगा? जातिवाचक में। मेज जातिवाचक में। टोली किस में आएगा? समूहवाचक में। पुस्तक है वो आपकी किसके अंदर आएगी? किस में आएगी बेटा पुस्तक? पुस्तक आएगी आपके जातिवाचक में। पुस्तक हो गई जातिवाचक में। कोलकाता किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। आगरा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। तेल किस में आएगा? तेल आएगा द्रव्यवाचक में। ईमानदारी किस में आएगी? भाववाचक में। फिर बुढ़ापा है वो किस में आएगा आपका? भाववाचक में। नेक्स्ट है अक्षत। तो ये नाम है, अक्षत किस में आ गया आपका? व्यक्तिवाचक में। धवल व्यक्तिवाचक में। कक्षा किस में आएगी बेटा? समूहवाचक में। कक्षा किस में आएगी? समूहवाचक में। फिर सेना, सेना भी किस में आएगी? समूहवाचक में। फिर है गरिमा और दिव्या। देखो गरिमा भी नाम है, दिव्या भी नाम है, तो ये भी किस में आएंगे आपके? व्यक्तिवाचक में। गरिमा और दिव्या ये भी व्यक्तिवाचक में। फिर है तांबा। तांबा क्या है? पदार्थ है, तो तांबा किस में आएगा? द्रव्यवाचक में। नेक्स्ट है गेहूं। ये भी किस में आएगा आपका? द्रव्यवाचक में। बालिका किस में आएगी आपके? जातिवाचक में। पूर्वा क्योंकि नाम है तो व्यक्ति विशेष का, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। पीतल और सोना किस में आएंगे आपके? द्रव्यवाचक में। पीतल और दूसरा सोना, दोनों किस में आएंगे आपके? द्रव्यवाचक में। फिर है नादानी और मिठास। नादानी और मिठास किसके अंदर आएंगे बेटा? आपके भाववाचक में। नादानी और मिठास आएंगे भाववाचक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़िए, उसमें आए संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो हमें सब संज्ञा शब्दों के आगे नीचे रेखा खींचनी है। मेरा मित्र मुंबई जा रहा है, उसका नाम रमेश है, वह कोलाबा के एक होटल में ठहरेगा, वहाँ वह मौज मस्ती करेगा, वह गेटवे ऑफ इंडिया तथा जुहू बीच देखेगा, वहाँ से वह सोना चांदी खरीदेगा, वह सेना की परेड भी देखने जाएगा। तो सबसे पहले क्या आया इसके अंदर? मुंबई। देखो मित्र भी क्या आएगा इसके अंदर? संज्ञा शब्द ही है।
फिर है रमेश, कोलाबा, होटल। फिर आएगा आपका गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू, सोना चांदी, सेना। ये क्या है, संज्ञा शब्द इसके अंदर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा बनाइए, कि जो शब्द दे रखे हैं उनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। मित्र से मित्रता, सुंदर से सुंदरता, बच्चा से बचपन, मोटा से मोटापा, लिखना से लिखाई, देव से देवत्व, बुढ़ापा से बुढ़ापा, चढ़ना से चढ़ाई, मीठा से मिठास। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति उच्चेज संज्ञा शब्दों से कीजिए। तो पहला है इसमें जून के महीने में बहुत गर्म आएगा या गर्मी, तो संज्ञा शब्द क्या सही आएगा इसमें, गर्मी, कि जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है। दूसरा, अधिक चलने के कारण मुझे थकान हो गई या थकावट, तो यहाँ पर देखो अधिक चलने के कारण मुझे थकान हो रही है या थकावट, सॉरी यहाँ पे दो शब्द दे रखे हैं, एक तो थकावट है, एक हो रहा है थकना। तो यहाँ पर अधिक चलने के कारण मुझे क्या सही आएगा इसमें, थकावट। क्या आएगा इसमें, थकावट, यानी भाववाचक संज्ञा। फिर है उसे बहुत क्रोध या क्रोधित, तो उसे बहुत क्रोध आ रहा है या उसे बहुत क्रोधित आ रहा है, तो क्या आएगा इसके अंदर, क्रोध। उसे बहुत क्रोध आ रहा है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार दिल्ली शहर में है, तो यहाँ पर तो सही उत्तर क्या आएगा कि दिल्ली में है कुतुब मीनार, तो दिल्ली आएगा। नेक्स्ट है शेर एक जंगली है, क्या है, पशु या पशुता, तो क्या आएगा यहाँ पर, पशु। शेर एक जंगली पशु है। तो बेटा ये आपका है 8 चैप्टर संज्ञा के विकार, सॉरी संज्ञा, ये संज्ञा कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर। कल हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर लिंग के बारे में। तो ये आप सभी प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have completed the exercise short question answer and one long question of chapter 4, the British of a civilization. And today we continue our class with the second long question. So let we continue. Describe the houses of the Indus Valley civilization. कि Indus Valley civilization के घरों के बारे में बताइए। Were there any features which are similar to modern houses? कि क्या कुछ फीचर्स थे जो मॉडर्न हाउसेस से मैच करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स, कुछ उनके प्रकार या उनके कुछ ढंग आज के टाइम के हाउसेस से मैच करता है। आंसर इज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल लिव्ड इन ड्वेलिंग हाउसेस, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोग ड्वेलिंग हाउसेस में रहते थे। ईच हाउस हैड ए बाथरूम, ए किचन एंड ए वेल, कि प्रत्येक घर में एक बाथरूम, एक किचन और एक कुआं होता था। हाउसेज वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड हैड प्लास्टर्ड वॉल एंड पेव्ड फ्लोर्स, कि जो घर होते थे वो क्या थे, बने हुए होते थे बर्न्ड ब्रिक से, पकी हुई ईंटों के, और उनकी जो दीवारें थी उनको प्लास्टर्ड किया हुआ था, उनके ऊपर लिपाई की हुई थी, और जो फर्श थी वो भी लिपी हुई थी। द हाउसेज वर यूजुअली 1 or 2 स्टोरीड, कि जो घर थे वो मुख्य मतलब कि मेनली 1 या 2 मंजिला होते थे। द ड्रेनेज पैटर्न वॉज वेरी एफिशिएंटली प्लान्ड एंड सिमिलर टू द मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम, कि जो ड्रेनेज पैटर्न था पुराने टाइम का, कि इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का वो बहुत ही प्रभावशाली था और वो बिल्कुल सिमिलर था जैसे आज के टाइम में ड्रेनेज सिस्टम है, कि घर की छोटी छोटी नालियों को बड़ी नाली से जोड़ा जाता है, फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी नालियों को एक बड़े वहाँ से जोड़ा जाता है। तो यही पूरा सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वर द सील्स इन मोहनजोदारो यूज्ड फॉर, कि मोहनजोदारो के अंदर कैसी सील्स यूज की जाती थी। द सील्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज, कि मोहनजोदारो के अंदर जो सील्स यूज़ होती थी वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ होती थी। द सील्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली पीपल, कि जो सील्स हैं वो प्रोवाइड कराती हैं हमें महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में। कि जो सील्स हैं उनके ऊपर उकेरा हुआ होता था कि एक डांसिंग गर्ल की स्कल्पचर है या
उसके ऊपर एक सील के ऊपर एक सिल्ली टाइप में होती थी, उसके ऊपर बना हुआ होता था, लिखा हुआ होता था। तो उससे हमें पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस तरीके से रहते थे। फोर्थ है, हाउ कैन वी से दैट रिलीजन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस टाइम में जो धर्म है वो नहीं थे, मतलब कि सॉरी धर्म नहीं थे, नहीं धर्म थे, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में धर्म थे। इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं या कह सकते हैं? आंसर इज वी कैन से दैट रिलीजन एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज, कि हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान धर्म मौजूद थे, क्योंकि वेरियस सील्स एंड स्कल्पचर्स, की बहुत सारी सील्स मिली हैं और स्कल्पचर्स मिले हैं, विच हैव बीन डिस्कवर्ड, जो खोजे गए हैं। देयर वर नो टेम्पल्स फाउंड टिल नाउ, कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिले हैं, लेकिन द पीपल वर्शिप नेचर सच एज ट्रीज, विंड, वाटर, एनिमल्स एट्सेट्रा। लेकिन लोग यहाँ पे किसको पूजते हैं? पेड़ों को, नेचर को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, और जो विंड है, वाटर है, एनिमल्स हैं, उन सभी चीज़ों को पूजते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पता लगता है कि धार्मिक प्रवृत्ति लोगों के अंदर थी। फिफ्थ है, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के क्या कारण थे? द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के कारण हैं, देयर वर मैनी टेरिटरीज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, कि बहुत सारी थ्योरीज हैं इस कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ। द थ्योरी ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, कि क्या क्या है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं कि अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, तो ये सारे कारण हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। द शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ द रिवर इंडस एंड डिफॉरेस्टेशन, और नदियों का अपना रास्ता बदल लेना, और डिफॉरेस्टेशन, वनों का अत्यधिक कटाव, ये भी एक कारण था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का। द कॉन्क्वेस्ट बाय सेंट्रल एशियन ट्राइब्स लाइक आर्यन, और भारत के अंदर जो विदेशी जातियां थी, जैसे कि सेंट्रल एशिया से जो आर्यन आए थे, जो जातियां आई थी, उनके कारण भी भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर नंबर 4 वेरी वेल. Now we do the exercise of 5th chapter. We do the exercise of chapter number 5. Name the Vedic age. First, fill in the blanks. First, fill up. The Vedic age is also the age of epics, Ramayana and Mahabharata. R-A-M-A-Y-A-N-A Ramayana, M-A-H-A-B-H-A-R-A-T-A Mahabharata. The word Veda means wisdom or knowledge. Third, Rig Veda provides us most of the information of the early Vedic age. Fourth, during religious ceremonies, the Aryans consumed intoxicating drinks such as Soma and Sura. Fifth, the coronation of the king, कि राजा का राज्य अभिषेक was considered a major social occasion during the later Vedic period. Now we do the choose the correct option. Which is the oldest Veda? Shamved, Yajurved, Atharvaved and Rigved. Answer is Rigved. Second, the head of the tribe in the early Vedic age is known as king, Purohit, Rajan, Senani. Answer is Rajan. Third, Indra is the god of fire, earth, rain, wind. Answer is wind. The yagna which involved the sacrifice of a horse is known as Vajpaya, Bali, Ashwamedha, Rajsuya. Answer is Ashwamedha. Fifth, the last stage or ashram in the man's life is Sannyasa, Brahmacharya, Grahastha, Vaishya. Answer is Sannyasa. Now we do the matchups. First, mineral, household, assembly, water. Samiti, Soma, Grahastha, Varuna.
मैनुअल मीन सोमा, हाउसहोल्ड मीन्स गृहस्था, असेंबली मीन्स समिति, वाटर मीन्स वरुणा. फर्स्ट मैच टू B, second match to C, third match to A and fourth match to D. Now we do the true false of this chapter. The Vedic age is also known as the age of the epics. कि वैदिक एज को ग्रंथों की एज भी कहा जाता है. दिस इज ट्रू, क्योंकि इसी के टाइम में रामायण, महाभारत और जो अथर्ववेद सारी चीज़ें लिखी गई थी. द अथर्ववेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, कि अथर्ववेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है. तो अभी हमने जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है उनमें किया था कि ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेद, तो दिस इज फॉल्स. थर्ड इज यमा वॉज कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ द डेथ, कि यम को कंसिडर किया गया है डेथ के देवता के रूप में, तो दिस इज ट्रू. फोर्थ इज द फी रिसीव्ड बाय द गुरु वॉज कॉल्ड दक्षिणा. दिस इज ऑल्सो ट्रू, कि जो गुरु हैं उनके द्वारा जो दक्षिणा ली जाती थी, उसको जो फीस ली जाती थी उसी को दक्षिणा कहते थे. फिफ्थ, द कंसेप्ट ऑफ कर्मा स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एक्शंस, कि जो कर्मा, जो व्यक्ति है उसका जो कर्म है वो अच्छे मतलब कि जो कर्म है वो अच्छे कामों को करने से ही होता है. द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा. तो ये चीज़ जो है, तो इसने क्या किया कि द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, इसने बल दिया गुड एक्शंस के कंसेप्ट पे. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज of this chapter very well. We do the short and long question in next class. Thank you. Have a nice day. Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. So as you know, we are revising chapter number 16. Now move to the next exercise, that is about bar graph. Now first of all, what is bar graph is? Bar graph is a representation of data इन रेक्टेंगल्स, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स. मतलब रेक्टेंगल्स क्या होती है हमारे पास, जिनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है. ठीक है, तो यहाँ रेक्टेंगल कैसे थे, हमने ऐसे करके ड्रॉ करे थे, वो वाले बार ग्राफ होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इन विच ऑलरेडी बार ग्राफ गिवन है और हमें उसको देख के क्या बताना, वहां से डाटा कलेक्ट करना. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इधर हॉरिजॉन्टल साइड क्या गिवन है, इधर क्या गिवन है, लैंग्वेज गिवन है. ठीक है, क्या गिवन है, लैंग्वेज, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल. और ऊपर जो है वो क्या है, वर्टिकल, जिसपे क्या गिवन है यहाँ पे, सर्कुलेशंस. हाँ, सर्कुलेशंस ही गिवन है. तो अब हमें फर्स्ट में क्या वो करना है, फर्स्ट जो पार्ट है इसका, व्हाट इज द टोटल सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन है कि मतलब हिंदी वाले न्यूज़पेपर कितने हैं, 1,60,000 है. ठीक है, उनका सर्कुलेशन कितना है, 1,60,000. ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, बाकी सभी उनका गिवन है. तो यहाँ पूछा किसका है, हिंदी, मराठी और तमिल का टोटल सर्कुलेशन कितना है, हिंदी, मराठी और तमिल का. तो हिंदी वाले का पहले लिखते हैं, कितना है, 1,60,000. ठीक है, प्लस हिंदी का लिख दिया, उसके बाद प्लस करेंगे क्योंकि टोटल निकालना, तीनों का सम होगा. मराठी के लिए देखो, मराठी वाला कौन सा है हमारे पास, लास्ट से थर्ड जो है, और उस पर क्या गिवन है, 40,000. कहाँ देखेंगे हम ये 40,000, मराठी वाला इधर देखा, उसके बाद यहाँ तक जितना उसका ग्राफ है, जैसे यहाँ पे ऐसे है, तो इस ग्राफ के यहाँ देखो कोरस्पॉन्डिंगली कौन सा वो है, तो यहाँ 40,000 लिखा हुआ, इसीलिए मराठी को हमने 40,000 लिया है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तमिल. तमिल सबसे लास्ट वाला है और उसमें हमारे पास क्या है, ऐसे करके है, उसका ये वाला देखो कहाँ तक जा रहा है, 20,000 तक. तो प्लस 20,000 करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3 zeros ऑलरेडी, यहाँ पे भी 0, ऑर्डर 2 6 2 4 6 6 और 6 12 और 2,20,000 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आंसर. ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, इन विच लैंग्वेज इज द सर्कुलेशन लीस्ट. लिस्ट कौन सी होगी जिसमें आपको ये वाले ग्राफ जो है सबसे कम दिखे, क्योंकि हमें सर्कुलेशन लिस्ट बताना. सर्कुलेशन लिस्ट बताने मतलब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सबसे कम ग्राफ किसका है. ठीक है, कहाँ दिख रहा है, एक तो है तमिल और एक है उर्दू. उर्दू का जस्ट उस 20,000 वाली लाइन से जस्ट अबव है, और जो तमिल है उसका लाइन 20 के उस पे है. तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा,
तमिल जो है उसमें सबसे लीस्ट सर्कुलेशन हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट था। नाउ थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या पूछा है, इन विच लैंग्वेज इज द सर्कुलेशन हाईएस्ट, मतलब ये वाला जो ग्राफ है रेक्टेंगल वाला वो सबसे मैक्सिमम किस में है, किस में दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है हिंदी, और कोई कंपैरिजन भी नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे हम, हिंदी में मैक्सिमम है, ठीक है। तो ऐसे आपको बार ग्राफ में देख के क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट में बार ग्राफ अगेन गिवन है, यहाँ पे क्या है, ईयर्स है, क्या क्या ईयर है, 2012 से लेके 2016 तक, और इधर क्या है, नंबर ऑफ स्कूटीज सोल्ड, जितनी भी स्कूटीज उस ईयर में सोल्ड हुई होगी उनका हमारे पास क्या है, डाटा गिवन है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है, इन विच ईयर मैक्सिमम स्कूटीज वर सोल्ड, स्कूटीज का है इधर, यहाँ मैक्सिमम जो ग्राफ दिखे आपको उस ईयर का नाम बताना है, सबसे मैक्सिमम किस में दिख रहा है, एक तो 2014 और एक 2016, दोनों में कंपेयर करो किसका ग्रेटर है, 2016, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास 2016। सेकेंड देखो, हाउ मैनी स्कूटीज वर सोल्ड, हाउ मैनी मतलब कि हमें बताना है इन नंबर्स, ठीक है। अगर पूछा है कि सिर्फ ईयर पूछा है तो हम ईयर का आंसर देंगे, जो क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए। जैसे वहां पे क्या पूछा था, सिर्फ ईयर पूछा था तो ईयर लिख दिया। अब उसके बाद क्या पूछा, हाउ मेनी स्कूटीज, मतलब स्कूटीज के नंबर बताने, कौन से ईयर में, 2013 में। 2013 में देखो डाटा के इधर देखो कहाँ तक जा रहा है, 400 और 500 के बीच में जा रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा हमारे पास 450 लिख देंगे, क्योंकि 400 और 500 के बीच में हम मिड पॉइंट ही मान के चल लेते हैं कि उनका क्या होगा, 450 होगा, ठीक है। तो 2013 में हो गया 450। नेक्स्ट में हमारे पास हाउ मैनी मोर स्कूटीज, मोर स्कूटीज मतलब कि हमारे पास अब क्या है, कंपैरिजन है, किसके बीच में, 2016 और 2015 के बीच में। पहले 2015 वाला काउंट करते हैं। 2015 में कितनी स्कूटीज है, तो ये सीधा डाटा किस पे आ रहा है हमारे पास, 500 स्कूटीज, ठीक है। 2016 में देखो, 2016 में कितनी है हमारे पास, 600 है डायरेक्ट, तो कितनी ज्यादा है यहाँ पे, 100 मोर स्कूटीज वर सोल्ड, मोर स्कूटीज वर सोल्ड, कौन से ईयर में, इन 2016 देन 2015, क्योंकि 2016 में 100 स्कूटी ज्यादा सोल्ड हुई है 2015 से, ठीक है। फोर्थ जो लास्ट पार्ट है इसका वो क्या है, हाउ मैनी स्कूटीज, मतलब अगेन स्कूटीज के नंबर बताने हैं, और वो किसमें बताने, इन ऑल द 5 ईयर्स, मतलब कि 5 साल में। तो फर्स्टली किससे काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 2012 से, जो कि हमारे पास क्या है, बिल्कुल 0 और 100 के बिल्कुल नीचे की साइड ही है, हम उसको 50 मान के चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2013 में हमने अभी करा था 450 है, 2014 में देखो अब कहाँ है वो, 600 और 500 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, उसको हम मान लेंगे 550 प्लस उसके बाद 2015 में कितना है 500, और उसके बाद 2016 में कितना है 600, इन सबका सम करना, और ये क्या हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्कूटीज 1100 और ये 1000, 11,000, 2150 हमारे पास आ गई स्कूटीज आ गई टोटल, ठीक है। यहाँ पे डाटा वो भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने 50 की जगह, जैसे 0 और 100 के बीच में यहाँ तक है, देखो 0 और 100 है, और यहाँ पे ऐसे कुछ गिवन है, तो कुछ 50 ना मान के इन्होंने 30 या 40 भी माना होगा, ऐसे करके आपका डाटा वो हो सकता है, लेकिन आप 50 कंसिडर करके चल लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ में आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। थर्ड का मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ ना, फोर्थ का करते हैं। फोर्थ जो मैंने पिछली बार छुड़वा दिया था, तो उसमें क्या है, हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जीरो कंसिडर करना है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फूड कंसिडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ इक्वल स्पेस होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास क्लोथ्स, उसको कंसिडर कर लिया। थर्ड पे क्या है, हमारे पास रेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है, एजुकेशन, EDU से डिनोट कर रही हूँ मैं, ठीक है, एजुकेशन को, और मिसलैनी, ठीक है। लास्ट में हमारे पास ये, अब हमें क्या करना है, इनका बार ग्राफ ड्रॉ करना है। इधर जो है वो क्या है, एक्सपेंस गिवन है इन रुपीज में, यहाँ लिख देते हैं हम एक्सपेंस इन रुपीज, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें डाटा लेना, लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर हम जाते हैं 12,000, अगर हम यहाँ 1, 2 ऐसे करके करेंगे स्टार्ट, तो क्या होगा, 12,000 के लिए बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा। 1000 भी करते हैं अगर हम
1000 के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना है 15, तो 15 ऐसे डॉट डॉट ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पास का वो करते हैं थोड़ा तो कितना कर सकते हैं यहाँ से, अब 2 का डिफरेंस करके कर लेते ताकि 8 तक ही जाना पड़े, ठीक है। तो 2 अगर 2000 का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 4000 आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है मिनिमम वो करने ताकि हमारा पेज ज्यादा ना हो, वरना तो हम 1000 करके 15 तक भी वो कर सकते थे, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा अब 6000, यहाँ क्या हो जाएगा 8000, 10,000। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप क्या कर लेना, सीधा 1000 से स्टार्ट करके कर लेना ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर समझ ना आए कि आपको कितना स्पेस लेना है तो उसमें क्या करोगे आप, सीधा ही वो कर लेना, ठीक है। और यहाँ क्या होगी 16,000। अब यहाँ देखो फूड वाले के लिए कितना है हमारे पास, सबसे पहले वो है 12,000। तो फूड के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्केल से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। 12,000 तक है तो यहाँ तक जाएंगे और ऐसे करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं क्लोथ्स में कितना है अब 8,000 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से हमने ड्रॉ करा और ये 8,000 के लिए क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं रेंट कितना है, अब हमारे पास रेंट के लिए 15,000, लेकिन यहाँ 15,000 नहीं है, हमें पता 15,000 किसके बीच में आएगा 14 और 16 के बीच में, तो इन दोनों के सेंटर में कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के सेंटर में, और ये लाइंस आपको स्केल से ड्रॉ करनी है, हाथ से ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। एजुकेशन में कितना है 10,000, एजुकेशन में 10,000 यहाँ पे लेना, ठीक है। तो सिंपली क्या कर देना 10,000 पे ड्रॉ कर देना। इसके बाद मिसलेनी पे जो है 5,000 है, 5,000 यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, किसके बीच में आएगा 4 और 5 के बीच, 4 और 6 के बीच में। तो यहाँ पे इसके सेंटर में क्या आ जाएगा हमारे पास लास्ट वाला ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, इनका बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये वाला कैलकुलेशन कैसे लेना है, यहाँ पे दिख रहा है 1 से तो स्टार्ट होगा नहीं, 1000 की लाइन में आएगा। अगर 1000 का गैप लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 1000 ले लेना, 15,000 तक चले जाना, ठीक है। और अगर 2 का लेते हैं तो उसमें 8 नंबर तक ही जाना पड़ेगा, 15 तक पूरा पेज नहीं होगा कवर, ठीक है। और इन सब के बीच में स्पेस इक्वल रखना, बस इतना याद रखना, यहाँ पे भी स्पेस इक्वल रखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आपको ट्राई करना। So here we completed our discussion of chapter number 16. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. Students, this is for class 6th. Students, as you all know, we are completed with the book exercise of chapter 12, that is based on simple past tense, and today we will start with the next chapter, that is simple future tense. So students, now I will tell you the formations of different tense. Now let's start with it. First of all, I will tell you the formation of affirmative or positive sentences. Affirmative or positive sentences are used as subject is I, you, we, they. With these words, subjects, we are going to use will go to the doctor tomorrow. This is the complete sentence. I will go to the doctor tomorrow. This is the structure how you are going to identify the positive sentences or affirmative sentences. Subject plus will or shall यानी कि will या फिर shall, इन दोनों helping verb में से आप एक ही यूज़ करेंगे. Root form of the verb means first form of the verb. You are going to use only first form of the verb plus object. Rest of the sentence means होता है object. Okay students, on the basis of this I will tell you again the example. I will buy a computer next month. I will is this helping verb and buy is the verb, and a computer next month is the object. Now got the point everyone? Next is negative sentences. Negative sentences is used as with. In negative sentences, you all know we are going to put not in the sentence. With the helping verbs, we are going to put not. You can see the example here. First of all, I will give you the structure how you are going to write it down, the negative sentences, which is on the next page, on page number 77. Here is the structure. Subject plus will not, shall not.
विल और शेल दोनों में से एक यूज़ करेंगे, लेकिन इन दोनों के साथ आप नॉट ज़रूर यूज़ करेंगे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, दैट यू आर गोइंग टू पुट नॉट. Then again, root verb of the form of the verb means first form of the verb plus object. Okay students, these are the two things which is very important. In these two sentences I will give you example. I will not write to him. I will not want और will not. आप इन दोनों में से एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, will not या फिर want write to him. will not is shortened, मतलब इसमें बताया हुआ आपको कि will not जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है want. ठीक है. वे शेल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है शेलंट. हेल्प हिम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस योर फॉर्मेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब टू मेक अ क्वेश्चन. ओके, to frame a question you are going to start with the helping verbs, then subject, then root verb of the form of the verb. Root form of the verb means first form of the verb plus object, that is rest of the sentence. Okay students, now this is the example. Will he visit his aunt tomorrow? We are asking the question, so we are going to start with the helping verb and end with the question mark to identify the questions. Next is, when interrogative sentences begin with question words like when, how, where, we are going to write it down like this. First of all we are going to write it down the question word. Question word जो हमारे यूज़ किया हमने डब्लिश फैमिली से बिलोंग करता है, जो वो यूज़ करेंगे. Question word, then will or shall, then subject, he is the subject here, and then root form of the verb means first form of the verb, and rest of the sentence is the object. After object we will put question mark to identify the questions. Okay students, now this is the use of simple future tense कि हम simple future tense कहाँ use करते हैं. We use will to talk about things, actions that will take place in the future and over which we have no control. In this sentences इट मीन्स द फ्यूचर टेंस तब यूज़ करते हैं जो काम फ्यूचर में होने वाला है, यानी कि भविष्य में होने वाला है और उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उस काम को होने के लिए. फॉर एन एग्जाम्पल, इट विल बी दिवाली इन अ वीक. मतलब दिवाली को तो अब नहीं रोक सकते ना हम, कि वो तो नेक्स्ट वीक में है, वो इस वीक में है दिवाली, तो हम वी आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल इट. We will now over our examination results in May. We will know our examination results in May. In the sentences जो हमारा result है May में, उसको भी हम नहीं रोक सकते. So this is also a future condition. We use will when we decided to go something at the time of speaking. We will, हम जब डिसाइड करना होता है कि हमें कि काम क्या करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई विल क्लोज द विंडो. आई हैव अ हेडेक, आई थिंक आई विल कंसल्ट अ फिजिशियन. इन दिस सिचुएशंस वी आर गोइंग टू डिसाइड एट व्हाट टाइम वी आर गोइंग टू स्पीक, यानी कि हमें किस टाइम पे क्या बोलना चाहिए. नेक्स्ट इज़, we use will to talk about what we think or believe will happen in the future. और हम will तब यूज़ करते हैं जब हमें ये सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है. नेक्स्ट इज़, shall is used mostly in question forms and with I and we. shall जो होता है वो हमेशा हम फर्स्ट पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं. फॉर द फर्स्ट पर्सन वी आर यूजिंग shall and mostly in the question forms. हम question form में ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं. Okay students, and one more thing, however we use shall I or shall we are not asking a question, we are making an offer or suggestion. हम किसी को ऑफ़र करते हैं कोई चीज़ या सजेशन के when we are asking for and asking for advice, then we will use this shall I, shall we, shall I. Okay students, जब हमें किसी से कोई ऑफ़र देते हैं या सजेशन या एडवाइस के बारे में बात करते हैं, किसी को एडवाइस देनी है, तब हम इन shall I, shall be का यूज़ करते हैं.
shall is used for the first person as you see in the sentences here, and will is used for the second and the third person. Now, this is the important line you can read here. Words like tomorrow, next week, next month, next year may be used to suggest future time. इन वर्ड्स को हमेशा याद रखना, जब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में तो इट मीन्स कि ये हम फ्यूचर टाइम के लिए बोल रहे हैं कि हम फ्यूचर में ये काम करेंगे, ये काम फ्यूचर में होगा, इस टाइम पे होगा. दे आर द टाइम गिवन. आई शेल फिनिश माई प्रोजेक्ट टमोरो, यानी कि मैं अपना प्रोजेक्ट कल फिनिश करूँगा, अभी किया नहीं है, करूँगा. नेहा विल रिटर्न नेक्स्ट वीक, नेहा नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते वापस आएगी. सो स्टूडेंट्स, वी completed with the reading portion of simple future tense. Now in the next video we are going to start with the book exercise. Thank you everyone, and read the uses of simple future tense. It will help you out in doing the exercise. Okay students, thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. So student, for class 6 today we are just going to, we have already started chapter number 9, that is the Molaji, जिसमें कि एक शिवाजी की स्टोरी है. So in this regard let us continue the story. Let us start. So student, जैसे हमने कि पहले इसमें पढ़ा, शिवाजी के पास उसे मारने के लिए जो है एक लड़का उसके पास आया था. Now let us start from here. शिवाजी लिसन टू द बॉय अटेंटिवली, यानी कि शिवाजी ने उस लड़के को जो है सावधानी से उसकी बातें सुनी. ही वॉज मच इम्प्रेस्ड, वो बहुत ही ज़्यादा उस लड़के से प्रभावित हुए. विद द करेज, उसके साहस, बोल्डनेस, जो उसका बोलने का तरीका बिना निर्भाव से वो जो बोल रहा था, एंड ट्रूथफुलनेस, और सच्चाई के ट्रूथफुलनेस ऑफ दैट बॉय, उस लड़के की सच्चाई के ऊपर. ही बिगेन टू थिंक सीरियसली, शिवाजी ने उसके बारे में सीरियस होकर के सोचना शुरू कर दिया. जस्ट देन, तभी मालसर अर्ज्ड योर मैजेस्टी, तभी जो तानाजी मालसर ने क्या क्या आग्रह किया कि योर मैजेस्टी, दिस बॉय हैड ट्राइड टू कमिट अ सीरियस क्राइम, इस लड़के ने जो है बहुत ही संदिग्ध अपराध किया है. सो ही शुड बी पुट टू डेथ, तो जो है इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए. व्हाई नॉट, यू कैन डेफिनेटली पुट मी टू डेथ, क्यों नहीं, आप मुझे बिल्कुल मौत की सजा दीजिए. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मुझे इससे डर नहीं लगता. आई एम द वर्दी सन ऑफ ए ब्रेव सोल्जर, मैं अपने बहादुर पिता का बहादुर बेटा हूँ. बट बिफोर डेथ, लेकिन मौत से पहले, आई हैव अ रिक्वेस्ट, मेरी आपसे एक प्रार्थना है. मौलाजी सेड, मौलाजी ने कहा. ऑफ कोर्स यू कैन से योर लास्ट विश, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अपनी अंतिम इच्छा बता सकते हो. एंड वी वुड ट्राई टू फुलफिल इट, और तुम्हारी जो अंतिम इच्छा है उसको पूरा करने की कोशिश हम करेंगे. शिवाजी रिप्लाइड, शिवाजी ने कहा. आई वुड लाइक टू सी माई अलाइंग मदर फॉर वंस बिफोर आई डाई, मैं मरने से पहले अपनी बीमार माँ को देखना चाहता हूँ एक बार. लेट मी गो होम फॉर वंस टू सी माई मदर, मुझे एक बार आप इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपनी माता को अंतिम बार देख सकूं, मिल सकूं. आई प्रॉमिस टू रिटर्न बाय अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि कल सुबह मॉर्निंग तक मैं वापस लौट आऊँगा. द बॉय सेड, लड़के ने कहा. बट इफ एट ऑल यू absent the don't return, लेकिन अगर तुम नहीं आए और फरार हो गए तो. शिवाजी ने पूछा. योर मैजेस्टी, यू कैन हैव फेथ अपॉन मी, आप जो है महाराज, आप मुझ पर जो है विश्वास रखिए.
I am the brave son of a brave father. मैं एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा हूँ. Even then, if you don't believe me, अगर तब भी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, then you can send your soldiers with me. तब तुम अपने सोल्जर्स यानी कि अपने सैनिकों को मेरे साथ भेज सकते हो. मौलाजी replied with a smile. मौलाजी ने मुस्कुराते हुए कहा. Although Tanaji was interested to send some soldiers with the boy. क्योंकि तानाजी तो चाहते थे कि कोई ना कोई सोल्जर्स जो है उस लड़के के साथ भेजें, बट शिवाजी अलाउड हिम टू गो अलोन. लेकिन शिवाजी ने कहा कि नहीं, तुम अकेले ही चले जाओ. वंस द बॉय हैड गॉन, और जब लड़का चला गया, तानाजी सेड टू शिवाजी. तानाजी ने शिवाजी से कहा, आई बेग योर पार्डन. मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, योर मैजेस्टी, महाराज. I don't think that tomorrow he will return at all the face death. कि मुझे नहीं लगता कि कल ये वापस लौटेगा, यानी कि किसको फेस करने के लिए, अपनी मौत का सामना करने के लिए. We have not asked him of his address even. और हमने उससे उसका एड्रेस भी नहीं लिया. If he doesn't टर्न अप, अगर वो वापस नहीं आता है, देन वेयर शुड वी सर्च हिम, तब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे. शिवाजी स्माइल, शिवाजी मुस्कुराए. तानाजी, आई नो ही विल कम. तानाजी, मुझे पता है वो वापस जरूर आएगा. डिडंट यू नोटिस द बोल्डनेस, क्या तुमने उसकी दृढ़ता को यानी कि उसके जो है विश्वास को नहीं चेक किया. एंड फर्मनेस, दृढ़ता को, और ट्रूथफुलनेस, और सच्चाई को, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके आत्म सम्मान को नहीं देखा. ऑफ द बॉय, उस लड़के के. ही इज द ब्रेव एंड करेजियस, वो बहादुर और बहुत ही जो है करेजियस है. एंड ही वुड डेफिनेटली रिटर्न इन द मॉर्निंग, और वो जो है सुबह हर हाल में वापस आएगा. तो ये वर्ड जो है शिवाजी के थे जो तानाजी को बोला गया था. सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको यहीं तक बता रही हूँ. आपको एज यूजुअल जो है जो वर्ड्स आपको लगे कि आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, तो उसे कॉपी में नोट करके और उसका जो है वर्ड मीनिंग अपनी डिक्शनरी की हेल्प से कीजिएगा. बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. यू कैन जस्ट सी लिसन द वीडियो ट्वाइस और थ्राइस इन दैट केस. सो स्टूडेंट, हमेशा की तरह जब एंड में मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है, आपको जो है वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू, टेक केयर, बाय. Hello student, today I Priyanka ma'am tell about some daily uses sentences. I hope you use these sentences in your daily routine. So let's start. Student, today's daily uses sentences are here. Our first sentence is यह तुम्हारी गलतफहमी है. अब आपको पता होना चाहिए कि यह का मीनिंग क्या होता है, तुम्हारी का क्या, गलतफहमी का क्या. तो आप इसका कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं. इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब गलतफहमी, योर तुम्हारी, इट्स का मतलब यह है. तो आपको वर्ड के साथ साथ मीनिंग भी लर्न करने हैं, ताकि अगर कोई डिफरेंट सेंटेंस आ जाए आपके पास तो आप उसका इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं. ओके. मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ. I go through the newspaper every day. तो स्टूडेंट, some word are used according to the situation. अब यहाँ पे इसका ये भी हो सकता था I read newspaper daily, but I go through the newspaper every day. यहाँ पे ये suitable word है. go through means उसमें से पढ़ना या पूरे न्यूज़पेपर को रीड करना. तो आपके लिए ये सुटेबल होगा आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे. नाउ नेक्स्ट वन इज मुझे ये पहेली सुलझानी है. आई हैव टू सोल्व दैट और दिस पजल. पजल का मतलब क्या होता है, पहेली. आई हैव टू सोल्व दैट और दिस पजल. दैट और दिस में से आपको एक वर्ड यूज करना है. नाउ नेक्स्ट वन इज मेरी कसम खाओ. श्योर बाय मी. नेक्स्ट वन इज तुम मेरी जासूसी कर रहे थे. यू आर स्पाइंग ऑन मी. स्पाइंग का मतलब जासूसी करना.
इस तरह से आपके वर्ड मीनिंग भी लर्न हो जाएंगे आपको और आपका सेंटेंस भी. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बेहोश हो गया. ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस. वह बेहोश हो गया. अनकॉन्शियस का मतलब होश में नहीं रहना. नेक्स्ट वन इज अपनी घड़ी ठीक करवाओ. गेट योर वॉच रिपेयर. रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना. वॉच का मतलब घड़ी. मैं 1 महीने में आ जाऊंगा. आई विल कम इन ए मंथ. मंथ मीनी महीना. विल कम मीन्स आऊंगा. आई विल कम इन ए मंथ. नेक्स्ट वन इज यह कितने का है. हाउ मच इज इट. स्टूडेंट, जब आप कोई भी थिंग परचेज करते हैं तो आप सबसे पहले उसकी कॉस्ट पता करते हैं कि वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं. तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं हाउ मच इज इट. नाउ नेक्स्ट वन इज समझदार को इशारा ही काफी. ए नोड इज एनफ टू वाइज. इन समझदार को इशारा ही काफी है. नोड का मतलब इशारा, एनफ का मतलब काफी है और वाइज का मतलब कोई भी जो बुद्धिमान या समझदार बंदा होता है उसके लिए यूज किया गया है. तो स्टूडेंट, इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है और आपको यूज भी करने अपने डेली यूज सेंटेंस में. ओके, जैसे अपनी घड़ी ठीक कराओ तो ये किसके लिए है. किसी भी बंदे की वॉच खराब हो जाती है तो आप इस तरह उसको बोल सकते हैं गेट योर वॉच रिपेयर्ड. तो इस तरह स्टूडेंट आपको जितना हो सके इंग्लिश वर्ड्स का यूज करना है अपने डेली रूटीन में और अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखाना है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड कम्युनिकेट विद देम ऑल्सो इन इंग्लिश. ओके, hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer and today's I will tell you about some basic questions of computer. So let's start. Students, I discussed with you topic PowerPoint in previous video. So continue PowerPoint topic. I will tell you some questions based on PowerPoint. Our first question is what is MS PowerPoint? MS PowerPoint is a software that is used to making high quality presentation by editing graphics and sound. स्टूडेंट, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. MS PowerPoint. उसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं. ग्राफिक्स का मतलब उसमें फोटो भी ऐड कर सकते हैं. Now next one is what is the name of the page when you open MS PowerPoint? Student, in MS Word, Excel and PowerPoint the name of the page are different. MS Word में हम उस पेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट. बाय डिफॉल्ट उस पेज का नाम डॉक्यूमेंट के नाम से ही सेव होता है अगर सेव करते हैं तो. और एक्सेल में उसको बोलते हैं बुक 1, बुक 2 इस तरह से. बट इन PowerPoint देयर इज अ डिफरेंट नेम दैट इज कॉल्ड स्लाइड. PowerPoint में जो पेज ओपन होता है उसको बोलते हैं स्लाइड. और ये स्लाइड बहुत सारी होती है, 1 बाय 1 अरेंज होती हैं ऑर्डर में और इनमें हम कुछ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सेंड कर सकते हैं. ओके, सेव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज राइट सम मेन्यू बार इन MS PowerPoint. These are home, insert, design, transition, animation, review, slideshow, view and format. Student, these are different menus and there are different functioning. Okay, I will tell you in next video. Next one is which software is used to make high quality presentation. Student, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अपोजिट भी पूछा सकता है और सिंपल वे में भी कि व्हाट इज PowerPoint. तो सॉफ्टवेयर होता है जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है. बट अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है तो आप उसमें राइट करेंगे MS PowerPoint. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम विच मेन्यू बार टेक ए न्यू स्लाइड. आप किसी स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं लेकिन वो कंप्लीट हो गई है तो आपको नेक्स्ट स्लाइड कहाँ से लेनी है. कौन सी मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, होम पे जाएंगे, देन उसके बाद सेलेक्ट द न्यू स्लाइड एंड देन लेआउट. न्यू स्लाइड में आपको कौन सा लेआउट चाहिए. लेआउट का मतलब होता है डिजाइन, जैसे कि इंटरनल डिजाइन. आप उसमें टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, आप उसमें फोटो लगाना चाहते हो, किस तरह से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लाइड शो. शो ए फाइल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. ओके, जब कोई भी प्रेजेंटेशन आपकी बन जाती है
तो उस फाइल को कंप्यूटर स्क्रीन पे फुल स्क्रीन पे शो करते हैं तो उसको बोलते हैं स्लाइड शो। ठीक है, तो ये आपका स्लाइड शो है। इन क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ व्यू टू शो ए फाइल। 5 व्यूज होते हैं इसमें, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू एंड रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू। नाउ आई टेल अबाउट वन बाय वन। स्टूडेंट, जो नॉर्मल व्यू होता है उसमें आपको इस तरह से स्क्रीन पे स्लाइड शो होगी, कंप्लीट स्क्रीन पे एक स्लाइड। देन नेक्स्ट वन इज स्लाइडर शो। स्लाइडर शो में आपके पास इस तरह 1 2 3 एक स्क्रीन के ऊपर जितनी भी है उनको एक टाइल्स के रूप में शो होती है, इस तरह से कि आपकी इतनी फाइल्स है और पूरी जितनी भी है सबकी सब स्क्रीन पे शो होगी। नेक्स्ट वन इज आउटलाइन व्यू। इसमें जो स्लाइड होती है उसकी चारों तरफ आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे इधर उसके कंटेंट राइट हुए हैं कि उनका आउटलाइन किस तरह की आउटलाइन या लेआउट चूज किया गया है वो बताते हैं। इस तरह से ये दिखा रखा है और ये इस तरह की स्क्रीन शो होगी आपके पास। नेक्स्ट वन इज रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में आपको फाइल फुल स्क्रीन पे शो होगी, कोई भी स्लाइड आप उसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज स्लाइड शो व्यू। इसमें और जो स्लाइड शो व्यू है वो और रीडिंग व्यू सेम है, बट वन थिंग इज डिफरेंट। स्लाइड शो व्यू में आप कोई भी F5 की प्रेस करेंगे अपने आप प्रेजेंटेशन और टाइमिंग सेट कर देंगे तो वो चलती रहेगी, बट रीडिंग व्यू में आपको पहले एक स्लाइड ओपन होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे तो ही नेक्स्ट फाइल आएगी। और इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं या अपने आप भी स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 सारी स्लाइड शो होती जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये आपका स्लाइड शो था और प्रेजेंटेशन मेकिंग, तो आपको इन सभी को अच्छे से लर्न करना है अपने एग्जाम के लिए। ओके A very pleasant morning to all my dear student of class 6th. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are doing the revision work of our S7 examination preparation syllabus. So to continue that, I am going to discuss chapter 3rd, and that is the fiber to fabric in today's session class. So let's get started it. Student, in today's class we are going to do the revision of summary, word bank and few inside questions of chapter 3rd. So student, firstly we will do the word bank. The first one is fiber, thin strand created from natural material or by chemical process. फाइबर क्या होता है? थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले रेशे जैसे तार जैसे धागे होते हैं जिन्हें हम नेचुरल मटेरियल से बनाते हैं या फिर वो केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, केमिकल वगैरह का यूज़ करके, मशीनरीज का यूज़ करके उसके थ्रू बनते हैं। नेक्स्ट है आपका फैब्रिक, अ क्लॉथ मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय वीविंग, निटिंग और फेल्टिंग। जो एक मतलब फैब्रिक को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ, आप देख सकते हो लाइक दैट, पीस ऑफ क्लॉथ मेड फ्रॉम द फाइबर्स बाय वीविंग, बुन करके या फिर निटिंग भी बुनना होता है, फेल्टिंग उसकी लेयर वगैरह बना करके। तो इस तरीके से जो भी फाइबर को यूज़ करके फैब्रिक बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट गिनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड। गिनिंग एक प्रोसेस होता है इन विच वी सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द कॉटन सीड्स। कॉटन बॉल्स को सेपरेट करते हैं हम से या फिर कॉटन सीड से उसको जो उसका कॉटन होता है वो रिमूव करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग। नेक्स्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स से यार्न बनाना, मतलब छोटे छोटे धागों से एक पूरी लंबी सी कतार कह सकते हो आप, पूरी लंबी सी रस्सी आपकी मोटी हो जाती है बट पतला फाइन स्ट्रैंड जो होते हैं, थिन स्ट्रैंड्स जो बनाना, दैट इज नोन एज द स्पिनिंग। ओके नेक्स्ट है आपका वीविंग। वीविंग इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न। नेक्स्ट है आपका, हम वीविंग के बारे में बात कर रहे थे तो वीविंग जो है वो क्या इन्वॉल्व करता है?
यार्न से, यार्न जो मैंने अभी आपको बताया था कि मीन्स हम फाइबर से हमने यार्न बनाया, अब उस यार्न से, उस रेशे से हमें क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है, बुन करके फैब्रिक बनाना है, पतली पतली स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप क्रॉस करके, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेविंग। नेक्स्ट है आपका रेटिंग। रेटिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ रोटिंग द स्टेम of plants in water to remove the sticky substance and separate fibers। देखिए रेटिंग जो प्रोसेस है स्टूडेंट, उसमें हम क्या करते हैं, जूट की जो स्टेम होती है या फिर हेम्प वगैरह की, उसमें से उसको सड़ा करके पानी में भिगोना होता है उसको कंटिन्यूसली कुछ दिन तक, फिर उसमें से उसकी पतली पतली से रेसे निकाले जाते हैं और उसमें से जो उसको वाटर में भिगो करके इसलिए रखा जाता है कि उसके अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, आपने देखा होगा कभी भी आप जब ग्रीन स्टेम या कोई ब्रांच स्टिक तोड़ते हैं तो उसको जब आप वहां से रिमूव करते हैं, उसकी जो ग्रीन कलर की लेयर होती है उस स्टिक में से, तो वहां पर एक स्टिकी सब्सटेंस चिपचिपा सा लगता है। तो उसको रिमूव करने के लिए सेपरेट फाइबर, एक एक फाइबर्स को बनाने के लिए उसको रोट किया जाता है, सड़ाया जाता है उस स्टेम को। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वूल फ्रॉम शीप। शीप की बॉडी से फ्लीस को उसकी रिमूव करना, वूल को रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज शेयरिंग। सो स्टूडेंट दैट्स वाज द आवर वर्ड बैंक। Students, if we are reading the chapter, we must know all the words that are repeating in the word. These are the terms that help us to get to know the chapter, the content of the chapter very easily. Now here it is the sum up of the roundup of the chapter 3rd. The first one is clothes are as important as food and shelter for human beings. जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमारे लिए कितने, मतलब एज फूड इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारे लिए फूड और शेल्टर इम्पॉर्टेंट होता है, लाइक दैट क्लॉथ्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। क्लॉथिंग मटेरियल कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। जो क्लॉथ्स बनाने के लिए मटेरियल होता है दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। इट मे बी नेचुरल ऑफ, इट मे बी ऑफ सिंथेटिक भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज मटेरियल। फाइबर्स आर डेरिव्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। जो नेचुरल फाइबर्स मटेरियल होता है या तो वो प्लांट से लिया जाता है या फिर एनिमल से लिया जाता है। ओनली 2 ही सोर्स होते हैं हमारे पास। दीज आर कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ये सारे मटेरियल हैं जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि कॉटन प्लांट से मिलता है, वूल एनिमल से मिलता है, सिल्क भी एनिमल से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड एंड मेड फ्रॉम केमिकल। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मैन मेड होते हैं और या फिर वो केमिकल से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल में नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, ये सारे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। नेक्स्ट है आपका जूट, कॉटन, हेम्प एक्सेट्रा प्लांट फाइबर। ये हमारे प्लांट फाइबर की एग्जाम्पल्स हैं, जूट, कॉटन, हेम्प। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। एनिमल से मिलते हैं वूल और सिल्क। वूल हमें शिप से, कैमल से, रैबिट से, इनसे मिलता है। एंड सिल्क वी गेट फ्रॉम द सिल्क वर्म। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट है हमें जूट प्लांट की जो बार्क होती है, ऊपर की जो छाल होती है, उससे मिलता है। जैसे कि मैंने अभी फ्यू सेकेंड्स अब पहले आपको रेटिंग के बारे में बताया था, थ्रू दैट वी गेट द जूट। ओके स्टूडेंट, हियर इज अ self-check question given on page number 28. I hope you will do it in your fair notebook. This is your today's homework and you have to write it in your fair notebook. देखिए, थिन स्ट्रैंड दैट मेक अप अ यार्न। एक पतले पतले धागे जिनसे यार्न बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो सिंथेटिक फाइबर है हमें किससे मिलते हैं? केमिकल सब्सटेंस से। Student, you can do it by yourself. I'll provide the answers of this all questions in our next coming videos. Synthetic fibers chemicals से obtain होते हैं। Yarn can be converted into fabric by which dash and dash. Dash is a plant fiber। एक plant fiber का name बताना है। Dash fibers are easy to wash। कैसे fibers wash करने में easy होते हैं। Now students, see this is also a self check questions given on page number 31.
You have to write all the answers of these questions. देखिए, if you have go through the chapter deeply, it is very easy to give answers of these question. It's not a tough thing. देखिए, weaving के बारे में in this you have to write the definition of weaving. इसमें you have to give the answer to uses of cotton, to uses of jute, what is ratting already मैंने आपको बताया है. What is the process of interlocking two sets of yarn? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब यार्न के धागों मतलब धागों को इस तरीके से जब बुना जाता है. What process we call it? Okay. Climatic condition need for the growth of jute की climatic conditions, temperature, water, like that, all these you have to mention in this answer. So that's all for today. Take care. Goodbye.